नमस्कार साथियों। एक दिल्ली का मॉडल, एक गुजरात का मॉडल, दोनों मॉडल आपस में टकरा रहे हैं क्या? या फिर यह कहे मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति ही करवट ले रही है, जिसमें केजरीवाल की राजनीति को इस देश के तमाम राजनीतिक दलों ने आत्मसात कर लिया और यह कहते हुए कर लिया कि हम कॉरपोरेट को क्यों दें, हम तो लोगों को बांटेंगे, हम तो जनता को देंगे। तो सब कुछ मुफ्त की राजनीति भारत देश के भीतर दिल्ली मॉडल से निकल करके जो बाहर आई, उसने इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को लुभाया और फिर जाकर के जनता के साथ वह खुद को जोड़ने लगी। इसी दौर में भाजपा जो जनता के साथ जुड़ करके राजनीति करती थी, सत्ता में आने के बाद वो धीरे धीरे जनता से कटने लगी, दूर होने लगी और एक ही चेहरा, एक ही व्यक्ति, एक ही सत्ता, एक ही विचारधारा वर्तमान दौर में लगातार गूंजने लगा। वो मॉडल गुजरात का था, वह चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी का था, वह विचारधारा सत्ता की थी। यानी यह कहे कि इस दौर में बाकी कोई भी चीज मायने रख ही नहीं पाई। तो क्या वाकई में अब एक ऐसी परिस्थिति में भारत देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के वह करवट लेना चाहती है, या फिर करवट सत्ता के अनुकूल हो, इसके लिए अलग अलग बिसात इस समय मोदी सत्ता ने बिछाई है? या फिर अब उस कटघरे में कोई और शख्स दूसरा नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल साहब खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता। कल अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले वो सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। वो अप्रैल का महीना था, सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पहुंचे थे और रात के करीब करीब 8-9 बजे के आसपास उन्हें मुक्ति मिली थी। यानी 9 घंटे के करीब सीबीआई पूछताछ उससे कर चुकी है। उससे पहले मनीष सिसोदिया साहब जेल जा चुके हैं और उस पूछताछ के बाद संजय सिंह जेल जा चुके हैं और मामला वही शराब नीति में है जिसको लेकर के इससे पहले कभी 100 करोड़ रेंगते थे तो कभी 200 करोड़ की बात होती थी और होते होते बात 338 करोड़ तक आके चली गई। तो ईडी पूछताछ क्या करेगी? क्या वाकई में ईडी ने किसी सादे कागज के ऊपर यह लिख दिया है कि सभी को जेल के अंदर जाना है और उसी प्रक्रिया के तहत पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है? या फिर किसी सत्ता ने उनके हाथ में सादे कागज पर नाम लिख करके दे दिया है कि आपको कार्रवाई ऐसे करनी है कि बाकी कार्रवाई हम कर लेंगे? तो क्योंकि वर्तमान समय में राजनीतिक डील बखुल करके हो रही है, वो भी भ्रष्ट लोगों के साथ। भ्रष्ट लोगों के साथ इसलिए भी जिक्र है कि इस भारत देश के भीतर में विधायक बिक जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। खरीदने वाली मोदी सत्ता ही होती है, क्योंकि वो कर्नाटक का जिक्र हो या फिर मध्य प्रदेश का जिक्र हो। और इसी परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 विधायकों का एक खेमा निकल करके सत्ता को पलट देता है और दिल्ली में कानून हो, नियम कायदे हो, चुनाव आयोग हो, चू तक नहीं बोलती है। अगला करा महाराष्ट्र के अंदर नजर जब आता है, देखिए महाराष्ट्र में झांकिएगा, खुले तौर पर पीएम मोदी जिस भ्रष्टाचारी को नाम लेते हैं उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ जोड़ करके उनको डिप्टी सीएम बनाने से भी बिल्कुल नहीं चूकते। राजनीति के इस डील की स्थिति में क्या नया नाम केजरीवाल साहब का है? और एक ऐसी डील और एक ऐसा ऑफर केजरीवाल के सामने इस मौके पर आकर के खड़ा है जहां पर उन्होंने नहीं माना अगर तो जेल जाएंगे, अन्यथा वो साथ खड़ा हो गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीत पे मोहर इसी दौर में लग जाएगी। यह सिर्फ कयास है, यह सिर्फ हवाई बात है, यह सिर्फ कल्पना है। लेकिन एक पल के लिए भारत देश के उस राजनीतिक जमीन को जरा आप पकड़ करके अब चलने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर सवाल यह है कि वाकई में अदालतों में जो हो रहा है, जांच एजेंसियां जो कर रही है, उसके बाद कौन सा रास्ता बचता है इस देश के भीतर में राजनीतिक करने वालों के लिए, अगर वह राजनीतिक के उस मुहाने पर जाकर खड़े हैं जहां से राजनीतिक सत्ता किसी के पास आ सकती है या फिर किसी के हिस्से में नहीं आ सकती है। तो क्या केजरीवाल साहब उस मुहाने पर आकर के अब दिल्ली और पंजाब में जीतने के बाद और दिल्ली नगर निगम पर भी 104 सीट जीत करके उन्होंने यह दिखा दिया कि उनकी ताकत भाजपा हो या फिर मोदी का चेहरा ही क्यों ना हो उससे हट करके है? या फिर इस समय में भारत देश की राजनीति को एक पल के लिए 2011, 12, 13 के अंदर उन परिस्थितियों से निकालना होगा जो कि टकराव दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल का है?
इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि आरएसएस पीछे हो, इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि आरएसएस के लिए केजरीवाल एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इस बात का जिक्र खुले तौर पे किया जाता है। अरविंद केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री मोदी को कितने भी निशाने पे ले ले, लेकिन संघ को लेकर के वह निशाने पे लेने से कतराते हैं, बच जाते हैं। और इस बात का भी जिक्र खुलेआम होता है कि अगर कांग्रेस के वोट बैंक में अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट या फिर मंडल के आंदोलन के बाद से जो सेंध, बिहार और यूपी के अंदर लगी, उसके बाद केजरीवाल की राजनीति जो आंदोलन से निकल करके आई थी, उसने उस तबके को भीतर से हिला दिया जहां एक तरफ कांग्रेस मध्यम तबके को और शहरी तबकों को अपने साथ लेकर के चल रही थी। और अब भाजपा के सामने यह सवाल बहुत बड़ा हो चला है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव उसकी सत्ता अगर नहीं आई तो फिर जाकर के उस तमाम परिस्थितियों का क्या होगा जो बीते 9 सालों में खड़ी की गई है। तो क्या इसीलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अरविंद केजरीवाल साहब है? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब को फंसाया गया क्योंकि 1 रुपया भी मिला नहीं है? मनी ट्रेल कहां है इस बात को किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि लोअर कोर्ट को जितना काम करना था कर लिया, जो राउड एवेन्यू में है, दिल्ली हाई कोर्ट को जितना करना था वो कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को जो करना था वो उसमें कर लिया। तो कानूनी तौर पर कोई रास्ता कहां बचा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, सीबीआई के पास और सीबीआई के बाद अब ईडी, इन तीनों ने अपने तौर पे कार्रवाई आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर के किया, लेकिन बहस की गुंजाइश इस दौर में बच ही नहीं रही है। लेकिन मौजूदा समय की राजनीतिक सत्ता जो चाह रही है उसी के अनुकूल इस देश के भीतर की जांच एजेंसियां जो है या फिर कानूनी खाके जो खड़ा किया जा रहा हो, उस सब कुछ सत्ता के अनुकूल कैसे हो जाती है, कैसे यह लगने लगता है, या फिर समूचा पत्रकार उसके बाद डमरू बजाती है कि देख लीजिए यही तो है लोकतंत्र जिसके अंदर कानून अपना काम करती है। राजनीतिक सत्ता के लिए मिजाज जो है इससे पहले कभी भी ऐसी नहीं होती थी और इसलिए कुछ सवालें वर्तमान समय में कुछ बड़े हो चला है। सवाल केजरीवाल जब ईडी के पास कल पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो आम आदमी पार्टी ही हल्ला कर रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा। तो आम आदमी पार्टी की राजनीति की 2023 में दिशा क्या होगी, ये सवाल है। फिर अगला सवाल होता है कि ईडी जो भी पूछताछ करेगी कल, अगर उसके बाद वह गिरफ्तार कर लेती है तो इसका एहसास भारतीय राजनीति के समझने वाले हर किसी शख्स को होगा कि अगर केजरीवाल जेल पहुंच गए तो वह कहीं बड़े नेता को वहां से होकर के निकलेंगे और उनकी राजनीति बढ़ेंगे। या जो सोचते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की रीढ़ अरविंद केजरीवाल हैं, जी नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति को भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने जो इस समय वर्तमान समय में इस्तेमाल किया है वह है, और उनकी मौजूदगी जो है तमाम विपक्षी राजनेताओं के दल और राजनीतिक दलों के साथ मुफ्त में जो दिए जा रहे इन परिस्थितियों के सहारे बार बार उभर करके सामने आए। भारत देश को चलाने का विजन केजरीवाल के पास नहीं है तो क्या कांग्रेस के पास है? क्या भारत देश के किसी भी छात्र सहयोगी दलों के पास है? किसी भी दूसरी राजनीतिक दलों के पास है? और भारत देश इस रूप में जब आगे चल रहा है जिसको मोदी सत्ता चला रही है तो देश का क्या हाल है यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं। तो राजनीतिक दरअसल उस परसेप्शन के साथ आगे बढ़ती है जहां लोग धीरे 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 कौन हो चला। गुजरात छोड़कर के दिल्ली आ गए पीएम मोदी और अमित शाह, लेकिन गुजरात की राजनीति में सेंध कांग्रेस नहीं लगाई। क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि वहां पर मौजूद कांग्रेसी भी भाजपा के सत्ता के अनुकूल हो गई है। यह दरअसल एक ऐसी डील है जो भारत देश के भीतर में नजर आता है। और सवाल इन तीनों 4 सवाल से बड़ा सवाल यह होता है, क्या अरविंद केजरीवाल साहब के सामने जो नई डील रखी जाने वाली है उसमें अरविंद केजरीवाल साहब की भूमिका क्या इतनी बड़ी है कि वह भारत देश के भीतर मौजूदा विपक्षी दलों के गठबंधन को, इंडिया को डिगा सकते हैं? यह सवाल हर किसी के पास है। क्या यह डील होगी? फिर अगला सवाल होता है कि उस गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जितने % उनको वोट मिले उसके बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हुआ।
अब उसने राजस्थान में भी उम्मीदवारों को खड़ा किया, मध्य प्रदेश के भीतर भी उम्मीदवारों को, छत्तीसगढ़ के भीतर भी किया। इन तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी होती है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है, मध्य प्रदेश की करीब करीब 39 सीटें और राजस्थान के करीब करीब 25 सीटें एक ऐसी सीट है जहां पर बहुत ही मार्जिन से कांग्रेस और भाजपा जीती थी, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। तो जनाधार है नहीं, इंडिया के साथ आप शामिल हैं और कांग्रेस और भाजपा टकरा रही है, तो संदेश क्या यहां आता है? क्या इस तरीके की हानि पहुंचाने की दिशा में डील है? जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी डील नहीं है। सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद भारत देश की राजनीति का इसलिए बड़ा हो चला है मुद्दा, क्योंकि इस समय में पीएम मोदी सत्ता द्वारा जो भी डील जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिस भी राजनीतिक दलों के साथ में किया गया, उसके भीतर पैसा मायने रखते ही नहीं था, क्योंकि इतना पैसा इस समय में भाजपा के पास आ गया है। यह तमाम दूसरी पाइपलाइन जो पैसा आने की जो थी वो दूसरे राजनीतिक दलों से कट चुकी है, तो पैसा मायने रखता ही नहीं। और पैसा जितना इससे पहले की राजनीतिक सत्ताओं और पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो जाता था और यह कमाया, उन नेताओं के साथ आप डील क्या हो सकती है? यही डील हो सकती है, हम आपके संपत्ति पर आंच आने नहीं देंगे, आप हमारे लिए खड़े हो जाइए। तो क्या इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो गए थे? क्या इसीलिए मायावती खामोश हो गई थी? क्या इसीलिए बहुत उग्र होकर के अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं? क्या इसी का अंदेशा है जिसमें शरद पवार साहब खामोशी बरत लेते हैं? क्या इसी का संदेह है जो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के भीतर भी एक नए तरीके की बिसात बिछाने की कोशिशें करती है, जहां वो नीतीश कुमार के विरोध भी करती है और अपने तरीके से अपने भतीजों को लेकर के बीच बचाव की स्थिति में भी आ जाती है? तो बचा है यहां पर कौन? और जब भारत देश के भीतर में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर महाराष्ट्र का मामला, चाहे वो शिवसेना का हो या फिर एनसीपी का हो, जितने लंबे दौर से गुजर रहा है, क्या यह सब कुछ इस देश के राजनीतिक दल देख नहीं रहे हैं? जिनको आने वाले समय में राजनीति करनी है, क्या वह इन बातों को समझ नहीं पाते हैं? तो कौन सा डील, कौन सा ऑफर वर्तमान समय में केजरीवाल के सामने आकर के खड़ी होगी? यह सवाल हर किसी के जहन में है और हर किसी को परेशान कर रहा है। लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी दे सकता है कि केजरीवाल एक कद को बढ़ाने के लिए, अगर एक वक्त आरएसएस खड़ी हो, और जिस समय आरएसएस खड़ी थी उस समय आरएसएस को भी नहीं पता था कि करप्शन को लेकर के भारत देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और उस आंदोलन के बाद भी पीएम मोदी ने करप्शन को अपने भाषण का हिस्सा बनाया, और जब उन्हें पीएम मोदी पद के उम्मीदवार के तौर पर गोवा के अंदर ठप्पा लग गया, आंदोलन कहीं से खड़ा होता, उसको लाभ उठाने की किसी और ने सोच ली। और 2024 के भीतर चुनाव के जीत के बाद दिल्ली के भीतर जिस करप्शन पर नकेल कसने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, वहां के जनता केजरीवाल के साथ थे। उस आंदोलन के परसेप्शन से उठाए गए लाभ में भाजपा के साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की लिस्ट में कांग्रेस के नेता भी थे, भाजपा के भी नेता थे। 20 लीडरान का नाम उस समय में अगर जाइएगा तो वर्तमान समय में जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी का जिक्र किया करते हैं, याद कर लीजिए आप, उस समय में अंबानीज का जिक्र अरविंद केजरीवाल साहब करते थे। यहां तक कि वह भी एक कागज निकालते थे, कहते थे उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है स्विस बैंक। सब कुछ हवाई हो गया, सारी चीजें लुप्त हो गई, भारत देश की राजनीति बदलने लगी, लोगों का आंदोलन पर से भरोसा उठने लगा। भारत देश की राजनीति के भीतर में जनता को, लोगों को, आम लोगों को कौन कितना ज्यादा दे सकता है मुफ्त में, यह स्थिति राजनीतिक तौर पर एक मोटी लाइन के तौर पर उभरने लगी। और सत्ता संभाले हुए बीजेपी भाजपा को लगने लगा कि अगर कॉरपोरेट नहीं तो उनकी सत्ता नहीं, अगर कॉरपोरेट नहीं तो इकोनॉमी की साइकिल चलेगी कैसे। यह एक ऐसी राजनीति थी जो एक ही पल में, एक ही झटके में भारत देश के भीतर जो भाजपा से, जो जनसंघ से निकली, आरएसएस के सोच से निकली, वह एक ही पल में बदल गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस 5 साल लग गए इस बात को समझने में कि जनता से जुड़े बगैर विपक्ष की राजनीति कर नहीं पाएंगे। और 2019 के बाद से उसने जो रफ्तार पकड़ी, और लगातार रफ्तार पकड़ते पकड़ते राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते चले गए,
और जो मान्यता उनके साथ जुड़ती चली गई, उसके भीतर बड़े बड़े कद्दावर नेता जो अपने तौर पर खुद को इतने ताकतवर समझते थे कि एक वक्त वो राहुल को साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को सब समझ गए। अब अगर साथ नहीं खड़े होंगे राहुल के साथ तो उनकी पार्टी को वोट कौन देगा। तो इस तमाम स्थिति मंडल के साथ निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आकर खड़ी हो गई। उधर शरद पवार के साथ खड़ी हुई, शिवसेना के साथ आई, शिवसेना के पास के बाद राहुल गांधी ममता बनर्जी के पास आई, तमाम नेताओं के पास आई। इसका एहसास उत्तर प्रदेश में भी है। इस बदलती हुई राजनीति के भीतर में क्या केजरीवाल की राजनीति को साधने की कोशिशें जो है, या फिर केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश है, या फिर केजरीवाल की राजनीति को एक अपने अनुकूल कवच या हथियार कहे बनाने की स्थिति में क्या पीएम मोदी और सत्ता जो आरएसएस जो आकर के इस समय में खड़ी हो गई है। लेकिन उसके एवज में क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति बनाई गई है जिस परिस्थिति का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि उसमें एक के बाद एक नेता जेल जाते चले जाएंगे। दरअसल यह एक ऐसा मोड़ है भारतीय राजनीति के अंदर जिसके भीतर पहली बार डील जो है साख को लेकर के, क्रेडिबिलिटी को लेकर के, जिस साख और क्रेडिबिलिटी को लेकर के आश्रय आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, उस आम आदमी पार्टी के जो स्तंभ थे, पिलर थे, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आप ले लीजिए, उसमें आप संजय सिंह का नाम ले लीजिए, दोनों आज के डेट में जेल के भीतर है। और यह सवाल लगातार बड़ा होते चला गया, क्या इस देश की अदालत और जांच एजेंसियां दोनों सरकार से मिल चुकी है? क्या वाकई में कुछ भी ऐसे आरोप नहीं है जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी करती आई है, या फिर इतने लंबे समय तक जिसकी बात की गारंटी अब हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ना संजय सिंह जेल के बाहर आएंगे और न ही मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आ पाएंगे। तो क्या तीसरे तौर पर डील के ऑफर के साथ इस अपराध को भी जोड़ा जाएगा कि जेल में 2024 के चुनाव तक अरविंद केजरीवाल साहब को भी जाना पड़ेगा, और 2024 के चुनाव में जब बीजेपी जीत जाएगी तो उसके बाद की भारत की राजनीति का कौन सा नया रंग होगा, कौन सा नया रूप होगा, यह आपको बताने की जरूरत है भी नहीं। तो जरा कुछ उस फहरिस्त को देखते हैं, और इस फहरिस्त का मतलब यह होता है कि इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इन तथ्यों को सामने रखने की बात जब करते हैं, और इसमें इस बात को समझ जाइए आप कि जिस ताकत का एहसास आम आदमी पार्टी केजरीवाल या फिर डील और ऑफर के सजा इस बात को लेकर के हो रहा है जिक्र, उसके साथ इस तथ्य को जरा साथ में लेकर के आगे बढ़िए तो आखिर में होते होते आपके सामने क्या बचेगा। देखिए, भारत देश की राजनीति के भीतर ऐसा पहली बार संसद के भीतर सत्ता के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी मायने नहीं रख रही है। वह सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली सरकार को ताकत देती है, चुनी हुई सरकार को कह करके उसी ताकत को धाराशाही उसी संसद के भीतर में किया जाता है, जिस संसद के भीतर में जिसे चाहे जब चाहा बर्खास्त किया, निलंबित किया। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं था। कि जरा सत्ता की ताकत का वर्तमान एहसास आपको होना चाहिए। आंकड़े इसलिए भी बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, उन्होंने 18 विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों को 10 साल में निलंबित किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 अगर विपक्ष के थे तो 25 खुद के भी सांसद थे, यानी 25 कांग्रेसी सांसद भी थे जिनको निलंबित मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया। पीएम मोदी की सरकार आई, सत्ता पलटी, इस समय में एक भी भाजपा का सांसद निलंबित नहीं हुआ और 141 विपक्ष के सांसद निलंबित हो गए, जिसके में कांग्रेस के सांसदों को कई बार निलंबित किया गया। सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 53 सांसद जुड़ जाएंगे। यानी गौरव गोगोई को 2015 में किया गया, 2017 में किया गया, 2020 में कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी को 2017 में किया गया, 2023 में किया गया। रंजीत रंजन को 2015 में किया गया, 2017 में किया गया। एनके राघवन को 2020 में किया गया, 2022 में कर दिया गया। इसी तर्ज पे जब संजय सिंह का भी जिक्र अगर कीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के, जो 2020 में किया गया, 2022 में किया गया, 2023 में किया गया, 16 टीएमसी के 2020 में, 2022 में उनका पहला संदेश जाता है कि संसद हमारे हिसाब से चलेगा। और जब संसद चलेगी तो नौकरशाह क्यों नहीं चलेगा, जांच एजेंसियां क्यों नहीं चलेगी, और इस देश का फैसला सत्ता के अनुकूल क्यों नहीं होगा।
जबकि ये सवाल तो होना नहीं चाहिए। ये बिसात है 2024 और उसके बाद की राजनीति की राह दिखाती हुई बिसात है। दूसरी बात यहां पर अगर करें तो वर्तमान समय में अगर आप ध्यान देखिएगा तो अप्रैल के महीने में जब केजरीवाल से जब सीबीआई पूछताछ की थी 9.5-10 घंटे, उससे पहले जो लोअर कोर्ट थी वो लगभग 10 बार मनीष सिसोदिया को बुला करके घंटों घंटों पूछताछ, फिर हिरासत में सारा काम कर लिया। हाई कोर्ट में भी चले गए 28 फरवरी को और उन्होंने यह कहा था कि जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए, तो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट भी जुलाई तक खींचते रही। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो अगस्त से शुरू किया वो अक्टूबर के महीने आते आते मैसेज क्लियर तौर पे, साफ तौर पे दीवारों की तरह लिख दिया कि आपको जेल के अंदर रहना है 2024 के चुनाव तक। 2024 के चुनाव की एक लाइन खींच लीजिए, अप्रैल मई का वो समय 2024, भारत देश की राजनीति में जो इस समय जो जेल के भीतर में है वो बड़ा नेता कैसे बनेगा? वो चुनाव लड़ेगा। और क्या अरविंद केजरीवाल साहब सांसद का चुनाव जेल से लड़ लेंगे? क्या मनीष सिसोदिया जेल से लड़ेंगे? क्या संजय सिंह भी जेल से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी जेल के भीतर रखे गए नेताओं को लोकसभा के चुनाव में उतार देंगे, जो उतारेंगे ही। और जेल से जो पार्टी चुनाव लड़ेगी वो जीत जाएगी। पहली डील ऐसा है क्या? आपकी सत्ता बची रहेगी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बाधा विघ्न आपको नहीं डालने। लेकिन उससे पहले जो आप कर सकते हैं अपने तौर पे कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सियासी तौर पर नहीं, उस राजनीतिक तौर पर जिसमें केंद्र से बहुत मदद मिलती है। क्या ऐसा डील है? ये जरा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए भी है कि जब साथ में क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दीजिएगा आप, और उस समय की क्रेडिबिलिटी को जरिए अगर अपनी राजनीति को जीत को जोड़ते रहिएगा। दिल्ली मॉडल हो कि राजनीति जो थी, जो शुरुआत से निकल करके आई, वो मोरल एस्पेक्ट के ऊपर चली गई। लेकिन धीरे धीरे करके देखिए कि कैसे वो पैसे के आसरे चलती चली गई, जिसमें खासतौर पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने अपना घर बनाया तो उसका जवाब देने की स्थिति में वो नहीं थे। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। तो क्या राजनीति के एक पुर्जे की स्थिति में वो आकर के खड़े हैं? यानी भारत की राजनीति के भीतर में तमाम राजनीतिक दल सिर्फ एक पुर्जा है। पहली बार जो रिमोट जो है उस राजनीति का पीएम मोदी के साथ है, जो यह कह रहा है कि इस पुर्जे के बगैर यह देश चल सकता है। तो डील ऐसा क्या है? पहला डील तो ऐसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई विघ्न न आने पड़े और आम आदमी पार्टी तैयार है। जो जेल के अंदर होगा वो लोकसभा चुनाव सीधे लड़ेगा जेल से। और यह संदेश भारत देश के अंदर बहुत बड़ा है। ये घबराहट, ये फुसफुसाहट भाजपा के सामने आकर के खड़ी है। कैसे रोके, क्यों रोके, किस रूप में रोके, क्या डील करनी है, डील का बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? हर किसी के साथ डील तो थी। नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे इस समय में वर्तमान समय में अजित पवार साहब हो, चाहे शिंदे हो। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, हर किसी के साथ एक न एक डील है। उस डील के दायरे में पहली बार एक राजनीतिक पार्टी और उसके प्रमुख स्तंभों को, पिलरों को ला करके खड़ा किया जाएगा। यह किसने सोचा था? और यह रेड और यह परिस्थिति जो साफ तौर पे कहती है कि जो ईडी और सीबीआई की फाइल के जो पूरे दस्तावेज है उसके भीतर इसकी जानकारी साफ तौर पे यह निकलती है कि इस देश के भीतर में अगर आपने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटी, सीबीआई, ईडी के जरिए ही भारत देश की राजनीति को समझने की कोशिश किया है तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। यह वह राजनीतिक नहीं है जिसके भीतर आप माध्यमों को खोजिएगा, इस देश के संस्थाओं को खोजिएगा और रूल ऑफ लॉ को खोजिएगा। थोड़ा वक्त के लिए इसको आपको भूलना पड़ेगा। लोगों से जुड़ करके अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने का जो आखिरी दाव था उसको आज अरविंद केजरीवाल साहब ने, जो एमसीडी के भीतर 5,000 कर्मचारी थे, जो कच्चे कर्मचारी थे, उसको पक्का कर करके वह निर्देश साफ तौर पे दे दिया कि हम लोगों के साथ जुड़े हैं और यहीं से भाजपा की परेशानी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर डील क्या होता है? डील क्या यह है कि वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल की ताकत में इजाफा हो, या फिर डील यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब की ताकत को खत्म कर दिया जाए? डील यह है कि इस वर्तमान समय में भारत कमजोर हो जाए, यानी इंडिया अलायंस कमजोर हो जाए। इस बात को लेकर के चाहे इंडिया जितना मजबूत रहे उसमें कई
एक ही झटके में नजर आने चाहिए कई चूक। इसकी बड़ी कारण इस देश भर के फैली हुई कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन। आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देश भर में नहीं है, वो धीरे धीरे फैल रही है। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे फैला रहे हैं, लेकिन पहली बार भारत देश के अंदर मौजूदा सत्ता के भीतर में एक ऐसी सौदेबाजी नहीं हुई तो राजनीतिक तौर पर उनको ठीक उसी तरीके से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जाएगा जैसे संसद के भीतर से राघव चड्ढा को निलंबित किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह कह करके चुप हो जाती है कि ऐसे नहीं चलता है।